नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित मौर्य साम्राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सेशन हो सकती है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रमुख सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, कौटिल्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और राजनीतिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अन्य प्रसिद्ध नाम क्या था। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध नाम था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता के रूप में सामान्यतः किसे माना जाता है। दोस्तों, अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे कौटिल्य थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था। दोस्तों, सिकंदर का सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटस, इन्हीं से चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौटिल्य का संबंध जो है अर्थशास्त्र से है। मेगास्थनीज का जो संबंध है इंडिका से है। फायान का जो संबंध है फोक्यूकी से है। और अशोक का जो संबंध है शिलालेख से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए माना जाएगा। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को कितने युद्ध हाथी प्राप्त हुए थे। 500 युद्धक हाथी प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था। मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारत के बारे में किस पुस्तक में रचना की थी। दोस्तों, इंडिका जो है मेगास्थनीज की भारत के बारे में रचना है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य राजधानी क्या थी। दोस्तों, पाटलिपुत्र जो है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का प्रमुख कार्य किससे संबंधित था। राजस्व संग्रह से जो है समाहर्ता का संबंध था। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये तो सही है। इसका कारण जो है उसने नंद सत्ता को समाप्त करने के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भी अपना प्रभाव स्थापित किया। कारण भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में सन्निधाता किससे संबंधित अधिकारी था। दोस्तों, कोषागार से संबंधित अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। धर्म जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बने। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का यूनानी नाम किस रूप में मिलता है। दोस्तों, अमित रख देश जो है बिंदुसार के यूनानी नाम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में कौन आया था। दोस्तों, डायमेकस जो है यूनानी राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, अशोक जो है उज्जैनी से जुड़ा हुआ था। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो संबंध है मेगास्थनीज से है, यानी कि उसके दरबार में जो है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था। बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस आए थे। अशोक का संबंध जो है कलिंग से है। और कौटिल्य का जो संबंध है अर्थशास्त्र से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये माना जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक किस मौर्य शासक का पुत्र था। दोस्तों, अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटना कौन सी थी। कलिंग का युद्ध जो है अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण सैन्य घटना थी। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध लगभग किस वर्ष हुआ था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। दोस्तों, अशोक ने जो है धर्म की नीति पर जोर दिया, यानी कि उसने साम्राज्य विस्तार को पूरी तरह छोड़कर धर्म की नीति पर जोर दिया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, 13वें शिलालेख में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों में उसका सामान्य राजकीय नाम क्या मिलता है। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों में जो है देव नाम प्रियदर्शी उसका सामान्य राजकीय नाम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता किस विद्वान को मिली। जेम्स प्रिंसेस जो हैं इन्हें ही सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता मिली।
अगला प्रश्न है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में जो है अशोक के अधिकांश अभिलेख लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अशोक के कुछ अभिलेख किस लिपि में पाए गए हैं? दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो है अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? नैतिक आचरण, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव जो है धर्म का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी वर्ग को नियुक्त किया था? दोस्तों अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है अशोक की धम्म नीति केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं थी। ये तो सही है। इसका कारण जो है उसने धर्म में माता पिता का सम्मान, प्राणियों के प्रति दया और विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता जैसी नैतिक जो है तत्व शामिल थे। कारण भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा, क्योंकि कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है। अगला प्रश्न है अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष बल देता है? दोस्तों अशोक का 12वां शिलालेख जो है धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष बल देता है। अगला प्रश्न है अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? दोस्तों अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? दोस्तों तीसरा बौद्ध संगीति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति के बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों महेंद्र ने जो है तृतीय बौद्ध संगीति के बाद श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 13वां शिलालेख का जो संबंध है वो कलिंग युद्ध से है। 12वां शिलालेख का जो संबंध है धार्मिक सहिष्णुता से है। धम्म महामात्र का जो संबंध है धर्म प्रचार से है, यानी कि धर्म प्रचार से है। और लुम्बिनी अभिलेख का जो संबंध है बुद्ध जन्म स्थल से है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये माना जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के किस अभिलेख में लुम्बिनी का उल्लेख मिलता है? दोस्तों रुमनदई अभिलेख में जो है लुम्बिनी का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी? दोस्तों संप्रदायों के बीच सम्मान और सहिष्णुता ही धम्म की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न है सारनाथ का अशोक स्तंभ शीर्ष आज भारत का किस राष्ट्रीय प्रतीक का आधार है? दोस्तों सिंह शीर्ष जो है राष्ट्रीय प्रतीक का आधार है। अगला प्रश्न है सारनाथ के सिंह शीर्ष मूलतः कितने सिंह पीठ से पीठ मिलाकर दिखाए गए हैं? दोस्तों सारनाथ में जो है 4 सिंह शीर्ष दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रशासन की विशेषता नहीं थी? केंद्रीकृत राज्य सत्ता ये तो थी, विस्तृत अधिकारी तंत्र ये भी थी, प्रांतीय प्रशासन ये भी था, लेकिन पूर्णतः विकेंद्रीकृत ग्राम स्वायत्ता जो है ये नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के प्रमुख प्रांतीय केंद्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तक्षशिला शामिल था, उज्जैनी शामिल था, स्वर्णगिरी भी शामिल था, लेकिन मदुरै शामिल नहीं था। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का, जिसमें कथन में बोला जा रहा है मौर्य साम्राज्य में जासूसी व्यवस्था को महत्व दिया गया था। ये तो सही है। इसका जो कारण है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था और विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा, क्योंकि कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है मौर्य काल में ग्रामिक किस स्तर का अधिकारी माना जाता था? दोस्तों ग्रामिक जो है ग्राम स्तर का अधिकारी माना जाता था। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त धर्म को समझाने के लिए कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? क्या यह केवल बौद्ध दर्शन का एक दूसरा नाम था, या फिर यह व्यापक नैतिक सामाजिक आचरण की नीति थी, या फिर यह जो है केवल सैन्य अनुशासन था, या कि यह केवल कर व्यवस्था थी? दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसमें बोला जा रहा है यह व्यापक नैतिक सामाजिक आचरण का एक नीति थी। अगला प्रश्न है मैच द फॉलोइंग, जिसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पाटलिपुत्र का संबंध मौर्य राजधानी से है, तक्षशिला का जो संबंध है प्रांतीय केंद्र से है, उज्जैनी का जो संबंध है प्रांतीय केंद्र से भी है, और स्वर्णगिरी का जो संबंध है दक्षिणी प्रांतीय केंद्र से है। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम चरण से जोड़ा जाता है? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम चरण में जो है श्रावण बेलगोला की ओर प्रस्थान करते हैं,
और जो है संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मगध में किस वंश ने सत्ता स्थापित किया? शुंग वंश ने जो है मौर्य के पतन के बाद सत्ता स्थापित किया। अगला प्रश्न कथन एवं कारण का है, जिसमें कथन में बोला जा रहा है अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ। ये तो सही है। इसका कारण जो है विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने में कठिनाई तथा उत्तराधिकार संबंधित समस्याएं इसके पतन के प्रमुख कारणों में से थी। कारण भी सही है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें 4 क्रम दिए हुए हैं और आपको सही क्रम चुनना है। सेशन में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।